बिफोर वी गो सन 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बिफोर वी गो सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवंस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का, क्रिस शेफर, पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मॉलका ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कोसिन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलिसे इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। इलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने। इस फिल्म को संगीत दिया है क्रिस वेस्टलेक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने। यह फिल्म वितरित की है रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज़ किया गया था और सीमित नाट्य के रिलीज़ किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला बुक डॉल्टन को देखता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड अस्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वेट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहाँ से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है जिसमें निक है। वह स्वीट शॉप के मालिक भयभीत हो जाते हैं, निक को मुक्का मारते हुए बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रुक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रुक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी। वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने की बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रुक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल होने के बाद ब्रुक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है। एक दोस्त का फ़ोन करता है जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए
छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रुक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है, लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रुक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था, क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रुक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वे गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में खत्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रुक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रुक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता खत्म कर दिया है, लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रुक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है, और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रुक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वे अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं। फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं, फिर एक चुंबन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ, जिसके पीछे कामुक लेखन था, और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे। निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रुक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है, उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे, पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है। एलिस ईव ब्रुक डॉल्टन के रूप में है। हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्जपैट्रिक है। डैनी के रूप में मार्क कॉशेन है। टायलर के रूप में एडियन सिम्पक है। कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है। जोन कल्लम हैरी के रूप में है। द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है। मूल रूप से 1.30 ट्रेन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए अनुवादित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और 19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वीगो कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2014 को 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस
TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई बिफोर वी गो सन 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बिफोर वी गो सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवंस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का, क्रिस शेफर, पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मॉलका ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कोसिन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलेसे इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। इलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने। इस फिल्म को संगीत दिया है क्रिस वेस्टलेक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने। यह फिल्म वितरित की है रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज़ किया गया था और सीमित नाटक रिलीज़ किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला बुक डॉल्टन को देखता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड स्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वीट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहां से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है जिसमें निक है। वह स्वीट शॉप के मालिक बहबूत हो जाते हैं। निक को मुक्का मारते हुए बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रुक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रुक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी। वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने की बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रुक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल
हो होने के बाद ब्रुक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है। एक दोस्त का फ़ोन करता है जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रुक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है, लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रुक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था, क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रुक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रुक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रुक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रुक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है, और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रुक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वह अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं। फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं, फिर एक चुंबन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ, जिसके पीछे कामुक लेखन था, और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे। निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रुक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है, उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे, पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है। एलिस ईव ब्रुक डॉल्टन के रूप में है। हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्जपैट्रिक है। डैनी के रूप में मार्क कॉशेन है। टायलर के रूप में एडियन सिम्पक है। कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है। जोन कल्लम हैरी के रूप में है। द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है। मूल रूप से 1.30 ट्रेन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए अनुवादित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और 19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वी गो कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर
12 सितंबर 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई। बिफोर वी गो सन 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बिफोर वी गो सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवंस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का, क्रिस शेफर, पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मॉलका ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कोसिन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलेसे इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। एलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने। इस फिल्म को संगीत दिया है क्रिस वेस्टलैक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने। यह फिल्म वितरित की है रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज किया गया था और सीमित नाटक के रिलीज किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला बुक डॉल्टन को देखता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड अस्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वेट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहां से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है जिसमें निक है। वह स्वेट शॉप के मालिक भयभीत हो जाते हैं, निक को मुक्का मारते हैं और बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रुक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रुक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी। वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने की बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रुक ने
माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल हो होने के बाद ब्रूक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है, एक दोस्त का फ़ोन करता है जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रूक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है, लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह चला जाता है बाहर। निक ने ब्रूक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था, क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रूक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वे गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रूक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रूक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रूक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है, और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रूक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वह अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं। फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं, फिर एक चुंबन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ, जिसके पीछे कामुक लेखन था, और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे। निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रूक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है, उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे, पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है, एलिस ईव ब्रूक डॉल्टन के रूप में है, हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्जपैट्रिक है, डैनी के रूप में मार्क कॉशेन है, टायलर के रूप में एडियन सिम्पक है, कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है, जोन कल्लम हैरी के रूप में है, द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है। मूल रूप से 1.30 ट्रेन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए अनुवादित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मेल हट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और
19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वी गो कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2014 को 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई। बिफोर वी गो सन 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बिफोर वी गो सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवंस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का क्रिस्टोफर पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मॉलका ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कोसिन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलिसे इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। इलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने। इस फिल्म को संगीत दिया है क्रिस वेस्टलैक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने। यह फिल्म वितरित की है रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज किया गया था और सीमित नाटक रिलीज किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला बुक डॉल्टन को देखता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड स्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वीट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहां से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है जिसमें निक है। वह स्वीट शॉप के मालिक बहबूत हो जाते हैं, निक को मुक्का मारते हैं और बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रुक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रुक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी। वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी।
निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने की वजह वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रूक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड भाग पर आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल हो होने के बाद ब्रूक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है, एक दोस्त का फ़ोन करता है जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रूक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रूक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रूक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रूक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रूक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया है लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रूक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रूक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वह अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं। फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं, फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ जिसके पीछे कामुक लेखन था और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे। निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुम्बन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रूक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है। एलिस ईव ब्रूक टॉन्टन के रूप में है। हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्जपैट्रिक है। डैनी के रूप में मार्क कॉशेन है। टायलर के रूप में एडियन सिम्पक है। कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है। जोन कल्लम हैरी के रूप में है। द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है। मूल रूप से 1.30 ट्रेन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य
महिला भूमिका निभाने के लिए अनुवादित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और 19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वी गो कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2014 को 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई। बिफोर वी गो सन 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बिफोर वी गो सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवंस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का क्रिस शेफर, पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मॉलका ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कोसिन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलेसे इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। एलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने इस फिल्म को संगीत दिया है। क्रिस वेस्टलैक ने इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने यह फिल्म वितरित की है। रेडियस ने इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज़ किया गया था और सीमित नाट्य के रिलीज़ किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला बुक डॉल्टन को देखता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड स्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वेट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहाँ से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है जिसमें निक है। वह स्वेट शॉप के मालिक भयभीत हो जाते हैं, निक को मुक्का मारते हैं और बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं।
रास्ते में निक और ब्रूक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रूक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी, वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने की बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रूक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड भाग पर आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल होने के बाद ब्रूक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है, एक दोस्त का फ़ोन करता है जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रूक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है, लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रूक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था, क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रूक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वे गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रूक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रूक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रूक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है, और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रूक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वे अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं। फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं, फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ, जिसके पीछे कामुक लेखन था, और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे। निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रूक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है, उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे, पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है। एलिस ईव ब्रूक टॉन्टन के रूप में है। हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्जपैट्रिक है। डैनी के रूप में मार्क कॉशेन है। टायलर के रूप में एडियन सिम्पक है। कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है। जोन कल्लम हैरी के रूप में है। द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है।
मूल रूप से 1.30 ट्रिलियन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए अनुवादित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और 19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वी गो कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2014 को 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई। बिफोर वी गो सन 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बिफोर वी गो सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवांस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवांस ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का, क्रिस शेफर, पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मोलका ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवांस, मार्क कोसिन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलिसे इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवांस। एलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने इस फिल्म को संगीत दिया है। क्रिस वेस्टलैक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने। यह फिल्म वितरित की है रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज़ किया गया था और सीमित नाटक रिलीज़ किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला बुक डॉल्टन को देखता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड अस्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वेट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहाँ से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है जिसमें निक
है। वह स्वीट शॉप के मालिक बहबूद हो जाते हैं। निक को मुक्का मारते हुए बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रूक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रूक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रूक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी। वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने की बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रूक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल होने के बाद ब्रूक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है। एक दोस्त का फ़ोन करता है जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रूक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रूक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रूक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वे गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रूक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रूक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया है लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रूक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रूक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वे अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं। फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं। फिर एक चुंबन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ जिसके पीछे कामुक लेखन था और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे। निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रूक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है। एलिस ईव ब्रूक डॉल्टन के रूप में है। हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्जपैट्रिक है।
डैनी के रूप में मार्क कॉशेन है, टायलर के रूप में एडियन सिम्पक है, कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है, जोन कल्लम हैरी के रूप में है, द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है। मूल रूप से 1.30 ट्रेन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए अनुमोदित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और 19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वी को कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2014 को 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई बिफोर वी को सन 2014 मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। बिफोर वी को सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवांस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का, क्रिस शेफर, पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मॉलका ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कॉशेन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलिसे एवरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। इलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने। इस फिल्म को संगीत दिया है क्रिस वेस्टलैक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने। यह फिल्म वितरित की है रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज़ किया गया था और सीमित नाटक रिलीज़ किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला बुक डॉल्टन को देखता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड अस्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वेट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं जो
चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है, जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहाँ से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है, जिसमें निक है। वह स्वीट शॉप के मालिक बहबूद हो जाते हैं, निक को मुक्का मारते हुए बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रुक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रुक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी, वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है, जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने के बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रुक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल होने के बाद ब्रुक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है, एक दोस्त का फ़ोन करता है जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रुक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है, लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रुक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था, क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रुक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वे गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रुक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रुक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रुक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है, और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रुक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वह अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं। फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं, फिर एक चुंबन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ, जिसके पीछे कामुक लेखन था, और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे। निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रुक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है, उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे, पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है। एलिस ईव ब्रूक डॉल्टन के रूप में है। हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्स पैट्रिक है। डैनी के रूप में मार्क कॉशिन है। टायलर के रूप में ईडियन सिम्पक है। कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है। जोन कल्लम हैरी के रूप में है। द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है। मूल रूप से 1.30 ट्रेन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए अनुमोदित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और 19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वी को कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2014 को 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई बिफोर वी को सन 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बिफोर वी को सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवांस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का, क्रिस शेफर, पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मोल्का ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कॉसिन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलिसे इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। इलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने। इस फिल्म को संगीत दिया है क्रिस वेस्टलैक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने। यह फिल्म वितरित की है रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज़ किया गया था और सीमित नाटक रिलीज़ किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला ब्रूक डॉल्टन को देखता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड अस्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है।
निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वीट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है, जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहाँ से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है जिसमें निक है। वह स्वीट शॉप के मालिक बहबूद हो जाते हैं। निक को मुक्का मारते हुए बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रुक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रुक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी। वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने के बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रुक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड भाग पर आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल होने के बाद ब्रुक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है, एक दोस्त का फ़ोन करता है जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रुक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है, लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रुक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था, क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रुक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वे गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रुक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रुक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रुक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है, और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रुक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वह अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं। फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं, फिर एक चुंबन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ जिसके पीछे कामुक लेखन था, और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे। निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय
घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रुक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है, उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे, पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है, एलिस ईव ब्रुक डॉल्टन के रूप में है, हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्स पैट्रिक है, डैनी के रूप में मार्क कॉशेन है, टायलर के रूप में एडियन सिम्पक है, कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है, जोन कल्लम हैरी के रूप में है, द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है। मूल रूप से 1.30 ट्रेन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए अनुवादित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और 19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वी गो कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2014 को 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई। बिफोर वी गो सन 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बिफोर वी गो सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवांस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का, क्रिस शेफर, पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मॉलका ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कॉसिन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलिसे इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। इलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने। इस फिल्म को संगीत दिया है क्रिस वेस्टलैक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने। यह फिल्म वितरित की है रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज़ किया गया था और सीमित नाटक रिलीज़ किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला ब्रुक डॉल्टन को देखता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड स्वीकार कर दिया गया है।
और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वीट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है, जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहाँ से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है जिसमें निक है। वह स्वीट शॉप के मालिक भयभीत हो जाते हैं, निक को मुक्का मारते हैं और बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रुक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रुक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी, वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने की बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रुक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल होने के बाद ब्रुक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है, एक दोस्त का फ़ोन करता है जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रुक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है, लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रुक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था, क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रुक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वे गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रुक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रुक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रुक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है, और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रुक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वह अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं। फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं, फिर एक चुंबन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ जिसके पीछे कामुक लेखन था, और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे। निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी
ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रुक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है। उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे, पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है। एलिस ईव ब्रुक डॉल्टन के रूप में है। हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्जपैट्रिक है। डैनी के रूप में मार्क कॉशेन है। टायलर के रूप में एडियन सिम्पक है। कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है। जोन कल्लम हैरी के रूप में है। द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है। मूल रूप से 1.30 ट्रेन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए अनुवादित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और 19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वी गो कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2014 को 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई। बिफोर वी गो सन 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बिफोर वी गो सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवांस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का क्रिस्टोफर पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मोल्का ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कॉसिन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलिस से इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। इलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने। इस फिल्म को संगीत दिया है क्रिस वेस्टलैक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने। यह फिल्म वितरित की है रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज़ किया गया था और सीमित नाटक रिलीज़ किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला बुक डॉल्टन को देखता है जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे
टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड स्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वीट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है, जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहाँ से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है जिसमें निक है। वह स्वीट शॉप के मालिक बहबूत हो जाते हैं, निक को मुक्का मारते हैं और बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रुक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रुक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी। वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने की बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रुक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड भाग पर आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल होने के बाद ब्रुक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है, एक दोस्त का फ़ोन करता है जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रुक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है, लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रुक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था, क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रुक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वे गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रुक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रुक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रुक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है, और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रुक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वह अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं। फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं, फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ जिसके पीछे कामुक लेखन था और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे।
निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रूक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है, उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है। एलिस ईव ब्रूक टॉन्टन के रूप में है। हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्जपैट्रिक है। डैनी के रूप में मार्क कॉशेन है। टायलर के रूप में ईडियन सिम्पक है। कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है। जोन कल्लम हैरी के रूप में है। द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है। मूल रूप से 1.30 ट्रेन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए अनुवादित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और 19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वी गो कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2014 को 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई बिफोर वी गो सन 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बिफोर वी गो सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवांस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का, क्रिस शेफर, पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मोल्का ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कॉसिन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलिस से इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। इलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने। इस फिल्म को संगीत दिया है क्रिस वेस्टलैक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने। यह फिल्म वितरित की है रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज़ किया गया था और सीमित नाटक रिलीज़ किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वो एक महिला बुक डॉल्टन को देखता है, जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है, जहाँ निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड अस्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वीट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं, जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है, जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहाँ से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है, जिसमें निक है। वह स्वीट शॉप के मालिक बहबूत हो जाते हैं, निक को मुक्का मारते हैं और बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रुक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रुक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी। वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है, जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने की बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रुक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड भाग पर आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल होने के बाद ब्रुक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है, एक दोस्त का फ़ोन करता है, जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रुक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है, लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रुक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था, क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रुक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वे गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रुक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रुक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसे पता चला है कि वह अपनी मालकिन को दोबारा मिलने जा रहा है। निराश होकर उसने उसे विवाह समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा और काम के लिए न्यूयॉर्क चली गई। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान वह अपने पति का फ़ोन आया कि वह जल्दी घर आ रही है और उसे एहसास हुआ कि अपनी मालकिन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया है। एक रेस्तरां में निक ब्रुक से कहता है कि उसका पति संभवतः समझ जाएगा कि उसने उसे पत्र क्यों लिखा है, और यदि वह नहीं समझता है तो वह यही है कि ब्रुक अपनी शादी से संभावित अंत के बारे में चिंतित है। रेस्तरां के पीछे से चुपचाप निकलती है और इंडियाना में अपनी माँ के पास जाने के लिए हवाई अड्डे के लिए एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है। निक प्रकट होता है इस बात से निराश है कि उसने उसे जमानत देने की कोशिश की और वह अपने रिश्ते के बारे में बहस करते हैं।
फिर वे निक के दोस्त के होटल के कमरे में जाते हैं। साथ में वे रात में रोमांस के मुक्त हो जाते हैं। फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। कमरे में पेंटिंग के पीछे लिखते हैं कि पेंटिंग के साथ पहले ही मुलाकात का संदर्भ, जिसके पीछे कामुक लेखन था, और अपनी रात को प्रतिबंधित करते हैं। सुबह में वे रेलवे स्टेशन पर लौट आते हैं जहां वे अलग होने वाले थे। निक एक फ़ोन बूथ से एक फ़ोन उठाता है और पहले के मजाक की तरह उसे टाइम मशीन के रूप में उपयोग करता है और खुद को अतीत के बारे में बताने का नाटक करते हुए कहता है कि वह एक महिला से मिलेगा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। आप में वह आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंत में प्रस्थान करते हैं। घर जाते समय वह महिला से मिलेगा। ब्रुक को एक अतिथि सेवा पत्र मिला है, उसके और निक के होटल में भरा था। नीचे लिखा था पलटे, पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर वह मुस्कुराती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। निक वॉन के रूप में क्रिस एवांस है। एलिस ईव ब्रुक डॉल्टन के रूप में है। हन्ना डेम्पसी के रूप में एम्मा फिट्जपैट्रिक है। डैनी के रूप में मार्क कॉशेन है। टायलर के रूप में एडियन सिम्पक है। कॉल के रूप में एलिजा मॉरलैंड है। जोन कल्लम हैरी के रूप में है। द्वारपाल के रूप में स्कॉट एवांसेस है। मूल रूप से 1.30 ट्रेन शीर्षक वाली फिल्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2013 में की गई थी, जब क्रिस एवांस ने अभिनय के साथ साथ अपने निर्देशक की शुरुआत भी की थी। अक्टूबर में एलिस ईव को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए अनुवादित किया गया। फिल्मांकन दिसंबर 2013 को मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में शुरू हुआ और 19 दिनों तक चला। जुलाई 2014 को एक घोषणा की गई थी कि फिल्म का प्रीमियर 14 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा और शीर्षक बदलकर बिफोर वी गो कर दिया गया है। फिल्म का संगीत क्रिस वेस्टलैक ने बनाया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2014 को 2014 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। प्रीमियर से पहले यह घोषणा की गई थी कि रेडियस TWC में फिल्म के सभी वितरण अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद वह फिल्म 22 मई 2015 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को प्रदर्शित करती हुई। बिफोर वी गो सन 2014 मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। बिफोर वी गो सन 2014 की अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन क्रिस एवांस ने किया है। इसमें इवांस और एलिन ईव ने दो अजनबियों की भूमिका निभाई है जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में रात भर रुके थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक क्या है? क्रिस इवाइन ने इस फिल्म की पटकथा की है। रोनाल्ड बॉस ने, जैक स्मॉल का, क्रिस शेफर, पॉल विगनेयर ने। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड बॉस और जेम स्मॉलका ने की है। इस फिल्म की उत्पादकता की है क्रिस इवाइन, मार्क कॉसेन, MCG, मैरी वियोला, करेन बॉल्डविन, हावर्ड बॉल्डविन, इलेस से इमरमैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिस इवाइन। एलिस देव ने इस फिल्म का छायांकन किया है। जॉन ग्लेसियन ने इस फिल्म की संपादकता की है। जॉन एक्सरे रोलेड ने इस फिल्म को संगीत दिया है। क्रिस वेस्टलैक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी वंडरलैंड साउंड एंड विजन ने यह फिल्म वितरित की है। रेडियस ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 12 सितंबर सन 2014 TIFF में है और 21 जुलाई सन 2015 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 95 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 483.938 मिलियन रहा है। 12 सितंबर सन 2014 को
39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विशेष प्रस्तुतिकरण अनुभाग में फिल्म का विश्व प्रीमियर हुआ था। इसे 21 जुलाई सन 2015 को वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज़ किया गया था और सीमित नाट्य रिलीज़ किया गया था 4 सितंबर सन 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में बस चलाते समय निक वोग एक महिला बुक डॉल्टन को देखता है, जो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते समय अपना फ़ोन गिरा देती है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। वह स्टेशन लौट आती है, जहां निक उसका टूटा हुआ फ़ोन लौटाता है। जब वह उसे टर्मिनल के बाहर खड़ा पाता है तो वह कबूल करती है कि उसे लूट लिया गया है और वह शहर में फंस गई है। वह उसे बोस्टन ले जाने के लिए कैब का भुगतान करने की पेशकश करता है। इसके बाद डेबिट कार्ड अस्वीकार कर दिया गया है और इसका क्रेडिट कार्ड समाप्त हो गया है। जब वह अपने एक दोस्त को पैसे उधार देने के लिए बुलाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो गया है। निक ने ब्रुक के लिए रात के लिए एक कमरे का भुगतान करने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे सुबह तक बोस्टन पहुंचना होगा। निक ने ब्रुक को उसका खोया हुआ पर्स ढूंढने की मदद करने का फैसला किया। वे स्वेट शॉप पर उसका पता लगाने के लिए सक्षम हैं, जो चोरी के पर्स का कारोबार करता है। निक पर्स वापस पाने के लिए अंदर जाता है, जबकि ब्रुक उसके पति को कॉल करने के लिए पे फ़ोन का उपयोग करती है। फ़ोन का उपयोग करने के बाद वह वहाँ से गुजर रहे कुछ पुलिस अधिकारियों को यह इमारत की जांच करने के लिए बुलाती है, जिसमें निक है। वह स्वीट शॉप के मालिक भयभीत हो जाते हैं, निक को मुक्का मारते हुए बैग के बाहर भाग जाते हैं। फिर निक को ब्रुक पैसे उधार देने की उम्मीद से निक के एक दोस्त की शादी के लिए जाते हैं। रास्ते में निक और ब्रुक इस बारे में और खुलकर बात करते हैं कि वे न्यूयॉर्क में क्यों हैं। ब्रुक ने कभी कभी एक पेंटिंग बेची थी। वह जल्दी घर आकर उसके पति को आश्चर्यचकित करने वाली थी। निक का एक बैंड के लिए ऑडिशन है, जिसके साथ वह कुछ समय से बजाना चाहता था। शादी में ख़त्म होने की बजाय वह एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जहां उनकी गलती से बैंड का सदस्य समझ लिया जाता है। निक और ब्रुक ने माई फनी वैलेंटाइन प्रस्तुत किया और असली बैंड आने पर भाग जाते हैं। धन की कमी के कारण बोस्टन के लिए बस पाने का उनका आखिरी प्रयास विफल होने के बाद ब्रुक एक आदमी को फ़ोन उधार देता है, एक दोस्त का फ़ोन करता है, जिससे वह पत्र वापस लाने के लिए विनती करता है। उसके लिए छोड़ा है पति कि वह नहीं चाहती कि वह पढ़े। इस बात से खुश होकर कि उसकी समस्या हल हो गई, ब्रुक ने निक के दोस्त की शादी में जाने और उसकी पूर्व प्रेमिका हन्ना के सामने उसकी प्रेमिका होने का नाटक करने की पेशकश की। रिसेप्शन में निक हन्ना को देखता है, लेकिन एक प्रेमी के परिचय होने के बाद वह अचानक चला जाता है बाहर। निक ने ब्रुक को बताया कि वह पहली बार था जब उसने हन्ना को देखा था, क्योंकि वह 6 साल पहले उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे संबंध तोड़ दिया था। ब्रुक ने आग्रह किया। निक हन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि वे गर्भवती है और उनका रिश्ता वास्तव में ख़त्म हो गया है। शहर में घूमते हुए दोनों को एक मानसिक व्यक्ति मिलता है जो अभी भी खुला रहता है। उसके भविष्य के बारे में पढ़ने के बाद वह ब्रुक को अपने फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके घर नहीं आ सकती। उसके जाने के बाद ब्रुक ने निक को बताया कि उसे पता चला है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, हालांकि रिश्ता ख़त्म कर दिया